सवाल पूछो, दिशा पाएगा इंडिया। क्योंकि सरकारें जनता के नाम पर, जनता के वोट पर चुनकर आती हैं, उन्हें इंश्योर करना होगा। सवाल पूछो, क्योंकि जवाब पाना हक है हमारा। यहाँ पे लोगों की जिंदगी पटरी पर कैसे और कब आ पाएगी, ताकि ताकत के नशे में कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियां ना भूल जाएं। अगर हम ये खुद पार कर सकते हैं तो स्थानीय प्रशासन और सरकार के नुमाइंदे इसे पार क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पूछने से ही बढ़ती है जवाबदेही। क्या यहाँ की सरकार, यहाँ के प्रशासन को यहाँ के लोगों का दर्द दिखाई नहीं देता? सवाल पूछो, क्योंकि हम पूछेंगे नहीं तो कभी नहीं जान पाएंगे कि सही रास्ता किधर है और मंजिल किधर। राज्य सरकार अपने पूरे शक्ति के साथ और हमारे अधिकारी अपने मनोबल के साथ इस आपदा का सामना कर रहे हैं। सवाल पूछो, क्योंकि हमें आने वाले कल को जवाब देना है, दिशा देना चाहते हैं हम, इसलिए सच दिखाते हैं हम। एनडीटीवी इंडिया, खबर वही जो सच दिखाए। तो 1 महीना हो चुका है उत्तरांचल में जो घटना हुई उसका, और 1 महीने बाद स्वाभाविक है किसी किस्म का रिव्यू होना, किसी किस्म की तस्वीर को जानना या समझना कि आखिर 1 महीने में इस स्तर की आपदा से निपटने के लिए जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर पाई है, और ऐसा करने में सियासत कितनी हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको कितनी मदद मिली है। केदारनाथ से आई आफत को पूरा 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन उस तबाही की तस्वीरों को खंगालने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। आसमान से जमीन पर निगाह रखने वाले इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने केदारनाथ और उसके आसपास की हादसे से पहले और बाद की उपग्रह से ली गई तस्वीरें जारी की हैं। केदारनाथ से ठीक ऊपर की यह पहली तस्वीर, और उसी जगह तबाही के बाद की यह तस्वीर बता रही है कि उस रोज सैलाब किस तरह उमड़ आया था। ठीक बीचों बीच पानी ने एक नया रास्ता बना लिया था, और यह तस्वीर बता रही है कि उस सैलाब ने केदारनाथ में क्या कहर ढाया। हादसे से पहले की तस्वीर से तुलना करें तो साफ दिखता है कि सैलाब किस तरह केदारनाथ के आसपास की इमारतों को निगल गया, और इसी तबाही को और करीब से दिखा रही हैं ये तस्वीरें। इमारतों के साथ साथ हर ओर के रास्ते भी बह गए। केदारनाथ में तबाही मचाने के बाद मंदाकिनी में आया ये सैलाब जब घाटी में नीचे उतरा तो कई जगह बगल से गुजरने वाले रास्ते को खा गया। 7 किलोमीटर नीचे रामबाड़ा था तो मंदाकिनी ने सफाया कर दिया। रामबाड़ा में बमुश्किल कुछ ही लोगों की जान बची। राज्य सरकार के मुताबिक इस हादसे में 580 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि 5748 लोग महीने भर बाद भी लापता हैं। और टोटल मिलाकर के हमारे और बाहर के 5748 जो लिस्ट है, जो औपचारिकताएं हमने अपने राज्य के लिए आज कैबिनेट ने अप्रूव करी है, वो हम दूसरे राज्य सरकारों को भेज देंगे। इस हादसे में हताहतों की तादाद को लेकर काफी विवाद रहा है। 29 जून को खुद केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ये तादाद करीब 900 बता चुके थे। उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर गोविंद सिंह कुंजुवाल ने तो इसे 10,000 तक पहुंचा दिया था। राहत और बचाव के दौरान इस तरह के विरोधाभासी बयानों ने हताहतों के परिजनों की उलझनें तो बढ़ाई ही, विपक्ष भी इस मामले को लेकर असमंजस में रहा। इसके साथ बैठे हम मुख्यमंत्री 3000 वाले के साथ बैठे, या जो आपदा मंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष हैं 5000 उनके साथ बैठे, या विधानसभा के अध्यक्ष हैं जो 2000 से ऊपर आंकड़ा बता रहे हैं उनके साथ बैठे। हादसे के महीने भर बाद भी कई सवाल हैं जिनके जवाब पूरी तरह नहीं मिले हैं। जैसे केदार घाटी में मारे गए कितने लोगों के शव अब तक मिले हैं,
शवों के अंतिम संस्कार में इतनी देर क्यों लग रही है? क्या जंगलों में अब भी कई लोगों के शव हैं जिन्हें निकाला नहीं जा सका है? अगर शवों की संख्या ज्यादा है तो राज्य सरकार ने उनके डीएनए सैंपल लेने और दूसरी निशानियों को संभाल कर रखने के लिए कितना सरकारी अमला काम में लगाया है? केदार घाटी में सोनप्रयाग और गौरीकुंड से ऊपर सरकार ने इतना पहरा क्यों बिठा रखा है? क्या राज्य सरकार कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? तबाही के बाद केदार घाटी में काम करना बेशक एक चुनौती है, लेकिन सरकार की घाटी में पहरेदारी, मीडिया और दूसरे लोगों को वहां ना जाने देने की मनाही संदेह की परतों को और बढ़ा देती है। दिल्ली से पलक बागला के साथ उत्तराखंड से दिनेश मानसेरा, एनडीटीवी इंडिया। और मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए हितेश जोशी मेरे साथी और सहयोगी, और साथ में शरद शर्मा मेरे साथी और सहयोगी मौजूद हैं। हितेश और शरद, आप दोनों से मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा, क्योंकि ना मेरी हैसियत है ना जानकारी है यहां पर बैठकर आप लोगों की समझ रखने की। आप दोनों बहुत लंबे वक्त से, जब से ये त्रासदी हुई है, उस क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, उन इलाकों से रिपोर्ट कर रहे हैं। 2 पॉइंट्स में अगर आप एक्सप्लेन करिए कि पिछले 1 महीने में क्या कर पाई है एक्चुअली ग्राउंड पे गवर्नमेंट, पहली बात, और दूसरी बात, उसे अभी इमीडिएटली तुरंत और क्या करने की जरूरत है? हितेश जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राउंड रियलिटी यह है यहां पर अभिज्ञान की सरकार कुछ कर पाई हो या ना कर पाई हो, लेकिन सरकार को इस बात का एहसास जरूर हो गया है कि ऐसी किसी विपदा से निपटने के लिए वो बहुत ही इल इक्विप्ड है। और दूसरी बात जो आपने कही कि सरकार क्या कर सकती है, मैं आपको बहुत संक्षेप में बताऊंगा। सरकार सबसे पहले यह कर सकती है कि वो डिनायल मोड से बाहर निकले। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 18 तारीख को मैं यहां पहुंचा था देहरादून, 17 तारीख को यह घटना हुई थी। 20 तारीख तक सरकार का कोई व्यक्ति जो है, सरकारी अमला जो है, इस पर यही कह रहा था कि 100-150 लोग मरे हैं। वो ये जानते हुए भी कि इतनी बड़ी घटना हो सकती है, ग्राउंड पर कोई मोबिलाइजेशन नहीं था। लेकिन जब हमने इसकी रिपोर्टिंग करनी शुरू की और ये कहा कि प्राइवेट चॉपर्स केवल हैं जो रेस्क्यू कर रहे हैं, तो सरकार अचानक फिर उसने ओवर रिएक्ट किया, नीजक रिएक्शन की। उसके बाद भी जो सारा श्रेय जाता है वो आर्मी को जाता है और वहां के उन लड़कों को जाता है जिनके मां बाप खत्म हो गए थे और जो अपना सर मुड़ाकर वहां पर पुलिस के साथ और लोकल लोगों के साथ काम कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने इस प्रोग्राम में उठाई है और सही उठाई है, वो ये कि सरकार को करना क्या चाहिए। सरकार को सबसे पहले एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि एक पॉलिटिकल डिटरमाइंड लीडरशिप है। सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी इसको एग्जीक्यूट करेगी। लेकिन यह तभी होगा जब ईमानदारी सरकार दिखाएगी। अभिज्ञान